हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स लेक्चर नंबर 12 फॉर क्लास 12th में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, पावर इन एन एसी सर्किट। तो ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो टॉपिक और थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ जिनको मैंने स्किप किया था। वो सिलेबस में है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया था, लेकिन मैं उनको हमेशा स्किप करके चलता हूँ और जब आपका सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ा लेता हूँ तब उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। शायद पहले भी मैंने बताया था आपको। तो सीरीज एलसीआर सर्किट का अगर फेजर डायग्राम आपको याद हो तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपका ई आता है और यहाँ पे आपका आई आता है। उसके बाद इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, इधर क्या होता है आपका आई और इधर क्या होता है आपका ई। ये वैल्यूज़ इस तरह से हमारे पास मिलती हैं। तो बात आती है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, यानी फाई की वैल्यू क्या रहेगी, यानी वोल्टेज और करंट का फेज क्या रहेगा। तो जब हमारे पास ये कंडीशन थी कि वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी, इस कंडीशन के लिए हमने सीरीज एलसीआर सर्किट को पढ़ा था। तो इसके अंदर ये तो फिक्स हुआ करंट लीड्स वोल्टेज, करंट वोल्टेज को लीड कर जाता है, लेकिन कितने एंगल से करता है। तो वो एंगल निकालने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, टेन फाई का यूज़ करना पड़ता है या कोस फाई का यूज़ करना पड़ता है। तो आपको याद हो इसमें से मैंने एक ट्रायंगल को बाहर निकाला था जिसको बताया था इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या नाम दिया था, इम्पीडेंस ट्रायंगल। उस ट्रायंगल के साइड्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरह से थी, ऐसे ऐसे, और ये एंगल अपने पास फाई होता था। ये अपने पास ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी, या ऐसे कर देता हूँ एक्स एल माइनस एक्स सी होता था। ये हमारे पास जेड होता था। और अपने पास एक वैल्यू और बच गई है और वो क्या होती थी आपकी, तो यहाँ से अगर मैं टेन फाई यूज़ करना चाहूँ तो ये एंगल फाई है, ये आपका 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से टेन फाई निकाल दीजिए, टेन फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन फाई की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पे अपने पास जो वैल्यू है वो ये तो पता है ना, यहाँ पे आपका ये दोनों सेम फेज में थे तो ये आपका रेजिस्टेंस वाला एक्सिस बना था सीरीज एलसीआर सर्किट की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। तो ये एक्स सी माइनस एक्सएल था या एक्सएल माइनस एक्स सी था, वो आपको याद होना चाहिए कि वैल्यू हमारे पास क्या थी। शायद ये एक्सएल माइनस एक्स सी लिया होगा आपने, हाँ डेफिनेटली एक्सएल माइनस एक्स सी ही लिया होगा। चलिए, तो यहाँ से आप टेन फाई की वैल्यू निकाल दोगे और ये आपका क्या होता है रेजिस्टेंस। तो क्या आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में आर। यहीं से अगर कोस फाई निकाल दो, कोस फाई निकाल दो तो वो क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज आर अपॉन में जेड। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपके यूज हो जाते हैं। कई बार वो क्या कर लेता है कि ऐसा भी हो जाता है कि फाई इज इक्वल टू फेज टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में आर। तो ये फाई की वैल्यू उठा के यहाँ भी रखनी पड़ जाती, दैट इज़ डिपेंड अपॉन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो कुछ बच्चों का मेरे पास मैंने क्वेश्चन पूछा था सीरीज एलसीआर सर्किट में फेज के बारे में बताइए, तो कुछ आंसर दे रहे, कोई कह रहा है जीरो का होता है, कोई कहता है 90 का होता है, कोई कह रहा है कुछ, कोई नहीं। भाई वो हर कंडीशन के लिए अलग अलग हो सकता है। हाँ फॉर्मूला है निकालने का, इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं।
चलिए उसके बाद बात करता हूँ मैं जेड क्या आया था, इम्पीडेंस, और विच इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वेयर अंडर द रूट। इस तरह से ये फॉर्मूला हमारे पास आया था। तो सर्किट आपका क्या हो सकता है, आर एल हो सकता है और आर सी हो सकता है। प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट्स को हम पढ़ चुके हैं। दो के कम्बिनेशन के जितने भी आपके आर्टिकल थे उनको मैंने छोड़ दिया था, उनको मैंने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, और आपको बता दिया था कि ये सिलेबस में ज़रूर है लेकिन मैं छोड़ क्यों रहा हूँ उसका कारण मैंने बता दिया था। क्योंकि सीरीज एलसीआर जिसने पढ़ लिया उनको ये आर्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसी का यूज़ करके इनको समझा सकते हो। कैसे, देखिए अगर मेरे पास आरएल सर्किट है तो सी का तो रोल ख़त्म, तो मेरे पास जेड इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल स्क्वेयर अंडर द रूट, ये रिजल्ट बन जाएगा। रही बात एंगल की अगर मैं बात करूं तो कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, यानी वोल्टेज और करंट में से। तो आर के अंदर तो दोनों सेम फेज में होते हैं, लेकिन एल के अंदर क्या हो जाता है, एल के अंदर करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करती है। तो नेट रिजल्ट भी यही मिलेगा, वोल्टेज लीड करेगी, करंट लैग करेगा। कितने एंगल से, 90 के। क्लियर है। तो ऐसे ही आप अगर बात करूं मैं आरसी सर्किट के लिए, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस 1/ओमेगा c का होल स्क्वेयर अंडर द रूट। बस ये करना होता है, यानी जो टर्म नहीं है उसको हटा दीजिए और बाकी को आर के साथ ऐड कर दीजिए, ये रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं। क्लियर है। तो ये सब ये मान के चलिए कि आपके हो चुके हैं। एक बार मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ कि जो भी आपके बीच में टॉपिक मैंने स्किप किए हैं, जिनको मैंने ये तो कहा नहीं कि सिलेबस में नहीं, सिलेबस में तो हैं, लेकिन आपको मैंने पर्टिकुलर वीडियो में उन टॉपिक्स को प्रोवाइड नहीं करवाया है। तो आज आप उन टॉपिक्स को, पीछे का कोई भी टॉपिक अगर चौक कोइल को छोड़ के कोई भी वो नहीं है सिलेबस में, कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि ये हमें ज़रूरत है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे से ज़रूर बताएं कि इस टॉपिक की वीडियो बनाओ। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी अगर सीरीज़ एलसीआर सर्किट आपने सीख लिया तो दो का जो कॉम्बिनेशन है सीरीज़ में, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आ सकती। अगर आए तो आप मेरे से ज़रूर डिस्कस करें। चलिए अब हम टॉपिक, जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो टॉपिक है वो आपका पावर इन एन एसी सर्किट। तो पावर का मतलब क्या होता है, P इज इक्वल टू वी इंटू में आई। 10th क्लास में पढ़ा था, P इज इक्वल टू वी इंटू में आई। लेकिन वहाँ पे जो V होता था ना, वो या जो करंट होता था वो DC होता था ना। क्या पढ़ा था, P इज इक्वल टू वी इंटू में आई। मैं बता रहा हूँ, ये लिखना नहीं है। वी नो दैट P इज इक्वल टू वी इंटू माई। तो यहाँ पे जो आपका P होता था ना, ये इंस्टेंटेनियस पावर होती थी, और किस में, DC सर्किट होता था, डायरेक्ट करंट वाला इलेक्ट्रिक सर्किट होता था उसमें। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंस्टेंटेनियस पावर की, पावर इंस्टेंटेनियस, तो V की जगह तो E होता है और I की जगह I होता है। सही बात है कि नहीं है। लेकिन ये भी आपका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि यहाँ पे E की वैल्यू बदलती रहती है। वहाँ पे लिखने की ज़रूरत थी नहीं क्योंकि वहाँ भी फिक्स रहता था, और यहाँ पे भी क्या लिखोगे, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब हो गया, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस EMF एंड इंस्टेंटेनियस करंट। तो नोट कीजिए, पावर इन एन AC सर्किट इज the rate at which electric energy is consumed. Power in an electric circuit is the rate at which the energy is consumed in an electric circuit. In an electric circuit, instantaneous power is the product of, अगली लाइन से लिखना, instantaneous power is the product of voltage and instantaneous current.
voltage and instantaneous current. Let us consider in an electric circuit, let us consider in an AC circuit, the voltage and instantaneous current are E is equal to E naught sin omega t. E is equal to E naught sin omega t and I is equal to I naught sin omega t minus phi. What is phi? Where phi is the phase with which E leads I. ये phi वो फेज है जिससे E I से आगे है। कौन आगे है? E आगे है I से। ये phi एंगल से या phi फेज से कैसे है? E से पीछे है, I पीछे है और E क्या है? आगे है। तो बता दीजिए कि यहाँ पे phi क्या है। Now according to definition, P is equal to E into में I. This is equal to E naught I naught sin omega t and sin ही था ये भी, sin omega t माइनस फाइव। ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया, ये मेरे पास रिजल्ट आया। नाउ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाई 2। इस कंप्लीट इक्वेशन को मैं बताऊंगा क्यों किया है। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे? होल इक्वेशन को 2 से। तो 2 आ गया यहाँ पे, और अंदर की मैं बात करूँ तो ये हो गया 2 साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है या ये जो 2 लिया है, इससे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बनता है। वो क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी कोस ए माइनस बी इंटू कोस ए प्लस बी। ये यहाँ पे फॉर्मूला आपका बनता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये अपना नोट कर लीजिए, बाय वाले बच्चे खासकर अच्छे तरीके से अपना नोट कर लें। ये फॉर्मूला होता है, मैथ वाले तो मैथ में कई बार यूज भी कर चुके होंगे इसको। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, जिसमें ये जो टर्म है इसको मान लीजिए ए और ये जो टर्म है इसको मान लीजिए बी। तो फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे P इज इक्वल टू ई नोट आई नोट अपॉन में 2। ऐसा कर दूँ तो यहाँ पे इससे कंप्लीट की जगह पे क्या आएगा? कोस ए माइनस बी, कोस ए की जगह पे ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ऐसा ही बनेगा। एक स्टेप और बनेगा, सभी अपना स्टेप लिखें, कोई भी स्किप ना करें। उसके बाद माइनस कोस ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5। ये मेरे पास रिजल्ट आया है। तो इसको सोल्व करके लिख देता हूँ मैं। इसको थोड़ा चेंजमेंट करूँ क्या? ऐसा लिख सकता हूँ ई नोट बाई अंडर रूट 2 एंड आई नोट बाई अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ ना ऐसे? हाँ, इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इससे ये कैंसिल, ये आ गया अपने पास कोस 5, और अंदर की बात करूँ तो माइनस कोस, ये हो गया 2 ओमेगा टी माइनस 5, 2 ओमेगा टी माइनस 5। ये है एंगल अपना, ये है आपका एंगल। तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया है, P इज इक्वल टू, ये रिजल्ट मेरे पास आ गया है। अब तक हमने निकाली है इंस्टेंटेनियस पावर। क्या निकाली है हमने? इंस्टेंटेनियस पावर अब तक हमने निकाल दी है। अब हमें चाहिए एवरेज पावर। ठीक है, तो एवरेज का मतलब होता है उसका हम कंप्लीट साइकिल के अंदर वैल्यू निकालें, यानी समझ गए ना? एवरेज का मतलब ये एसी के अंदर ये क्या है?
एक साइनोसॉइडल वेव है, तो उसकी एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको कंप्लीट साइकिल में उसकी एवरेज निकाल देंगे। अब देखिए इन टर्म्स में से जो वैल्यू टाइम का फंक्शन रहेगी, यानी टाइम डिपेंडेंट रहेगी, टाइम के साथ साथ बदलेगी, साइन वेव और टाइम के साथ साथ बदले, तो उसकी एवरेज तो जीरो रहेगी। आपने देखा था उसकी एवरेज तो क्या रहेगी, जीरो, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल के अंदर एक तरफ पॉजिटिव तो एक तरफ नेगेटिव, और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा जीरो। अब आप क्या लिखोगे, वेयर कोस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव इज ए टाइम डिपेंडेंट फंक्शन और इज अ फंक्शन ऑफ टाइम और इज वेरिएबल या is vary with the time, therefore its average is equal to 0, hence P average is equal to E naught by under root 2 I naught by under root 2 cos phi। अपने पास वैल्यू कुछ इस तरह से आ गई है। अब आपको दिख रहा है ये क्या है, RMS वैल्यू है, ये भी RMS वैल्यू है, तो P इज इक्वल टू E RMS I RMS cos phi। आगे आपको पता ही है E RMS की टर्म को ख़त्म करना हो या I RMS की टर्म को ख़त्म करना हो तो हम आगे इसको और प्रोसीड कर सकते हैं, बाकी कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ बाय द फॉर्मूला मैंने फेज निकालने के 2 फॉर्मूला लिखे थे, उसका यूज़ करना। ये ऐसा बिल्कुल सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला यही है, यही यूज होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं मैंने अभी अभी आपको tan फाई और cos फाई निकाल के दिखाया था इम्पीडेंस ट्रायंगल से, याद है? इम्पीडेंस ट्रायंगल से अभी अभी शुरुआत में cos फाई और tan फाई निकाल के दिखाया था, जो कि आया था XL माइनस XC अपॉन में Z, और ये आपका क्या आया था, शायद R अपॉन में Z, हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये था आपका tan में, तो ये था आपका हाइपोटेन्यूज नहीं आएगा, tan में आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और बेस था Z। ये वैल्यूज़ आई थी, है ना, तो हमें ये वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ना, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो और इसको क्या लिख सकते हो, P इज इक्वल टू E RMS I RMS इंटू R अपॉन Z। और भी अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे I RMS की जगह पे क्या लिख सकते हो, E RMS अपॉन में R, V इज इक्वल टू I R होता है, तो I इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, E बाई R, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो E स्क्वेयर बाई E RMS स्क्वेयर बाई Z भी इसका रिजल्ट आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ आगे वैल्यूज़ की। देखिए मेन आपका, मैंने बताई मेन इक्वेशन आपकी ये है, बस इसको मैं नोट करके रखता हूँ, बाकी सभी इक्वेशंस को यहाँ से हटा देता हूँ। मेरे पास जो मेन इक्वेशन है वो है P इज इक्वल टू E RMS I RMS E RMS I RMS इंटू कोस पाई, ये मेरे पास मेन इक्वेशन है। अब कंडीशंस देखिए सभी सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट प्योर रेजिस्टिव भी हो सकता है, प्योर कैपेसिटिव भी हो सकता है, प्योर इंडक्टिव भी हो सकता है, LCR भी हो सकता है, LC भी हो सकता है, RC भी हो सकता है, कोई भी सर्किट इनमें से अपने पास हो सकता है। चलिए बात करते हैं अब फाई की। तो ये फाई पहले प्योर रेजिस्टिव है ना, मैं R लिखता हूँ, R सर्किट, इसका मतलब है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। आपको पूरा लिखना, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमें पता है करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं, फाई की वैल्यू 0 होती है, इट मीन्स कोस फाई इज इक्वल टू 1 होता है, तो P इज इक्वल टू E RMS I RMS हो जाएगी प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट की मैं बात करूं प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, तो प्योर C सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में फाई की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो कोस 90 पे 0 हो जाएगा, तो P एवरेज पावर भी 0 हो जाएगी, एवरेज पावर भी क्या हो जाएगी,
0 थर्ड। उसके बाद प्योर इंडक्टिव सर्किट में भी फाई की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो P इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कम्बिनेशंस में। तो कम्बिनेशन में भी आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं भाई, RC का कम्बिनेशन हो, LC का कम्बिनेशन हो, तो इनमें L और C के अक्रॉस तो 0 हो ही जाएगी, बचेगी वो केवल कौन सी, जो आपका रेजिस्टिव सर्किट में है वही इसके अंदर भी होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं सीरीज LCR सर्किट की, तो सीरीज LCR सर्किट में ना LCR सर्किट में पावर की बात करूं तो वहाँ पे मेरे पास दो फॉर्मूलाज आए थे, जिसमें एक आया था tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन में R आया था ना ये फॉर्मूला। एक बार देख लेना भाई, XL माइनस XC अपॉन में R ही होना चाहिए इस हिसाब से, तो वो ट्रायंगल बना के देख लेना। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन में R, ये आ गया फाई की वैल्यू। तो आपका P की वैल्यू इन केस ऑफ LCR सर्किट एवरेज पावर तो होगी, लेकिन केवल और केवल कितनी होगी या किसके अक्रॉस होगी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। पावर इन एन LCR सर्किट इज कंज्यूम बट ओनली अक्रॉस रेजिस्टेंस। किसके अक्रॉस होती है, केवल रेजिस्टेंस, क्योंकि L और C के अक्रॉस तो हमने देख लिया 90 का फेज बनेगा, 90 पे तो 0 हो जाएगा। तो केवल और केवल किसके कारण होती है, रेजिस्टेंस के कारण होती है। सिमिलरली फॉर LR सर्किट, LC सर्किट एंड LCR सर्किट, पावर इज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट बट ओनली इन द रजिस्टर। जो पावर है वो नॉन जीरो जरूर रहेगी, लेकिन उसकी वैल्यू किसके कारण रहेगी, केवल और केवल रेजिस्टेंस के कारण रहेगी। रही बात पावर डिसिपेटेड इन ए रेजोनेंस LCR सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन में पावर डिसिपेटेड, तो आपको पता है वहाँ पे तो XL और XC आपस में कैंसिल ही हो गए थे, और वो सर्किट किसकी तरह बिहेव करता है, प्योर रेजिस्टिव की तरह। तो जो प्योर रेजिस्टिव में आपकी पावर रहती है वही LCR सर्किट के रेजोनेंस कंडीशन पे भी रहेगी। नोट कर लीजिए, जो वैल्यू आपकी प्योर रेजिस्टिव में होती है वही वैल्यू आपकी LCR सर्किट के रेजोनेंस कंडीशन पे होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन पे LCR सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये था आपका पावर ऑफ एन AC सर्किट। तो उसके बाद आता है पावर फैक्टर। तो अपने पास जो पावर आई है, अपने पास पावर फैक्टर इजी सा है, बस ये टॉपिक और करवाऊंगा। उसके बाद बाकी के 3 टॉपिक और बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिलेटेड टू पावर। इसमें एक टॉपिक है वाटलेस करंट, उसको सिलेबस से हटा दिया है, बाकी सब कुछ है। तो अब मैं बात करता हूँ पावर फैक्टर की। तो जो पावर फैक्टर है ये ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि आपको समझ में ना आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। IRMS और ERMS इनटू में कोस फाई, तो ये वैल्यू इनको छोड़ दीजिए। ये जो कोस फाई है ना, इसी को क्या बोलते हैं, पावर का फैक्टर बोलते हैं। जो कोस फाई है ना, इसी को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी, एवरेज पावर की, तो हम देख रहे हैं इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वर्चुअल या RMS वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड RMS वैल्यू ऑफ EMF, and also a factor cos phi is multiplied by these two components। इन दोनों कंपोनेंट्स की मल्टीप्लाई एक फैक्टर है cos phi, उससे भी मल्टीप्लाई कर दी जाती है। अब अगर मैं बात करूं केवल और केवल अगर प्रोडक्ट ले लूं ERMS और IRMS का, तो ये मेरे को रियल वैल्यू ऑफ पावर नहीं देता। ये केवल और केवल क्या देता है, अपॉइंट पावर देता है, रियल पावर नहीं देता। तो एक्चुअल वैल्यू देने के लिए मेरे को इसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है,
और वो है कोस फाई, जिसको किस नाम से जाना जाता है, पावर फैक्टर के नाम से। यानी केवल और केवल आपको ये फॉर्मूला लिखना, ये वर्चुअल वैल्यू इंटू में कोस फाई कर दोगे। फिर आप क्या कहोगे कि अगर मैं केवल और केवल दो वर्चुअल वैल्यूज़ का यानी IRMS और ERMS से एवरेज पावर निकालना चाहूँ तो वो एक्चुअल वैल्यू नहीं रहेगी पावर की, वो अपरंट वैल्यू रहेगी। एक्चुअल अगर आपको निकालनी है तो इसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो फैक्टर है कोस फाई, और जिसको किस नाम से जाना जाता है, पावर फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो नोट कर लीजिए, पावर फैक्टर may be defined as the ratio of true power to the apparent power, ratio of true power to the apparent power, and its value is varies from 0 to 1, and its value is varies from 0 to 1। तो ये क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो पावर फैक्टर है होता है उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है क्या, क्यों नहीं हो सकती, मैक्सिमम 1 हो सकती है, ऐसा क्यों है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि तो ये आपकी टास्क है कि पावर फैक्टर जो है ना, पावर फैक्टर जो है वो आपका 1 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता, या मैक्सिमम 1 ही क्यों हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, थोड़ा सा माइंड का यूज़ कीजिए, और जो जो इस पावर फैक्टर में मैंने इस वीडियो में बोला है उसको एक बार माइंड में रिवाइज़ कीजिए कि मैंने ये बोला है, वहीं से आपको आंसर मिलेगा। क्योंकि आंसर अगर मैंने बता दिया तो आप इसके बारे में कोई भी सोचोगे नहीं, और कुछ बच्चे तो ऐसे सोचते अब भी नहीं है, मैंने जो बता दिया ना उसको बुक में ढूंढ लेते हैं कि कहीं ना कहीं तो ज़रूर मिलेगा। नहीं, ऐसा करोगे तो आपको टॉपिक कभी भी क्लियर नहीं होगा। आप उसको रिमाइंड कीजिए, उसको रिवाइज़ कीजिए माइंड में कि वीडियो में हमने ये सुना था, क्या इन चीज़ों से इसका आंसर हो सकता है कि मैंने कहा है कि पावर फैक्टर की वैल्यू 0 to 1 होती है, और यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम 1 हो सकती है। ऐसा क्यों, 1 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती, ये आपकी टास्क है। उसके बाद बाकी आप देख ही लोगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, वही है जहाँ पे 90 वहाँ पे 0, जहाँ पे 0 वहाँ पे 1। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। यानी केवल और केवल कोस फाई की वैल्यूज़ के बारे में बताना है, तो कोस फाई की वैल्यू मैक्सिमम प्योर रेजिस्टिव सर्किट में होती है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हो सकती है, या फिर LCR सर्किट के रेजोनेंस कंडीशन पे हो सकती है। बाकी प्योर अगर मैं बात करूँ कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट में, तो वहाँ पे पावर फैक्टर 0 होता है, कोस फाई की वैल्यू 0 होती है। अगर मैं सीरीज LCR सर्किट की बात करूँ तो वहाँ पे कोस फाई की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, दैट इज़ इक्वल टू R अपॉन में Z, R अपॉन में Z इज इक्वल टू कोस फाई। Z की वैल्यू आपकी क्या होती है, वही आपकी R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर अंडर द रूट, वो वैल्यू यहाँ पे रख के दिखा दोगे। ठीक है, तो शायद तो 2 टॉपिक आपके हो गए, बहुत अच्छे टॉपिक हैं दोनों ही। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें छोटे छोटे 3-4 टॉपिक और हैं एवरेज पावर वगैरह के, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेन बेस है, अगर ये आ गया तो आप वो आर्टिकल्स गलत नहीं हो सकते। तो कुछ एक बच्चों की प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पावर मेरे पास आई थी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो मैंने सोल्व करके तो डाल दिया उनको, लेकिन शायद कम समझ में आया होगा, वो इसीलिए कि आपने पावर वाला जो टॉपिक है वो पढ़ा नहीं था। अगर मैं ये कह दूं आपको कि ये टॉपिक हुआ नहीं है, तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके न्यूमेरिकल ही, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत, बहुत अच्छी बात है कि वो करने की कोशिश कर रहे हैं, करते जा रहे हैं आगे आगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉपिक हुआ नहीं है और उसके न्यूमेरिकल्स करने लग जाते हैं। यानी कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको सीरीज LCR सर्किट पढ़ाया तो उसके जस्ट बाद जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पावर का भी यूज़ करवा दिया, तो वो न्यूमेरिकल जब तक आपका पावर वाला टॉपिक नहीं हो लेता तब तक आपका नहीं होगा। लेकिन बच्चों को क्या लगता है कि इस टॉपिक के बाद आया है तो इससे पहले वाले टॉपिक्स का ही न्यूमेरिकल मिलेगा। अब मेरे को ये बताइए कि कोई न्यूमेरिकल पेपर एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम में आया हुआ है अगर इतनी डेट या इस सेशन में या इस ईयर में, ये क्वेश्चन आपका CBSE ने अपने बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था, दैट इज़ रिलेटेड टू सीरीज LCR सर्किट। उन्होंने देखा इसको कि हाँ ये सीरीज LCR सर्किट से रिलेटेड है और उसको उठा के वहाँ पे रख दिया, लेकिन उसमें यूज़ पावर का भी हो रहा है।
तो आप सोचिए, पेपर तो पूरा सिलेबस होने के बाद हो रहा है ना, तो वो आपस में रिलेट करवा सकते हैं पावर और उन दोनों को। लेकिन यहाँ पे बुक में उसको उससे पहले लिख दिया तो आप नहीं कर पाओगे उस क्वेश्चन को कब तक, जब तक आगे का टॉपिक नहीं हो जाता। तो ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो मेरे पास अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम मेरे पास सेंड करते हैं जो टॉपिक कवर नहीं हुए हैं, यानी जिसमें अगले टॉपिक का कुछ पार्ट यूज हो जाता है। तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मैं उनको बार बार ये कहूँ कि ये टॉपिक नहीं हुआ है, ये टॉपिक हो जाता है, फिर बताएंगे कि कैसे होगा, या आप अपने आप ही कर दोगे कि कैसे होगा। इसलिए मैंने उनको सोल्व करके और उसको दे दिया था कि ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये पक्का है कि उनको समझ में आना मुश्किल है, क्योंकि वो चीज़ पढ़ी हुई नहीं है। मैंने तो उसको यूज़ कर दिया डायरेक्ट, ये चीज़ होती है, ऐसे होता है, और इसको मैंने यूज़ कर लिया, लेकिन उनको पढ़ा हुआ नहीं था। तो लेकिन हाँ ये है, अब उनको समझ में अपने आप आ जाएगा। अब वो जो भी कन्फ्यूजन्स थे उनके, वो अपने आप दूर हो जाएंगे। तो सभी जो भी टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक्स के बाद जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं सोल्व किया करो। कोई भी न्यूमेरिकल अटके या कोई भी ऐसा लगे कि ये नहीं आ रहा, तो आप मेरे से शेयर करें। एटलीस्ट ये तो ज़रूर पता चलेगा कि ये न्यूमेरिकल हमारे से क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका वो इंक्रीज होगा कि ये न्यूमेरिकल मैंने सारे कर दिए, ये 2 या 1 न्यूमेरिकल इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि इसमें तो आगे के टॉपिक यूज होने थे, इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, कम से कम ये तो पता चलेगा। तो सभी बच्चे टॉपिक ख़त्म होते ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किया करो। आपके पास जो बुक है, मेनली मैंने आपको रिकमेंड किया था कि SL अरोड़ा लेनी है, फिर भी कोई बात नहीं, जिसके पास प्रदीप है कोई नहीं, चलेगी। ऐसा नहीं है घर वालों को आज ही कह दो SL अरोड़ा चाहिए। तो आप जो बुक है, आपके पास जो भी बुक है, उसके कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वगैरह सारे ज़रूर पढ़ें। टॉपिक के जस्ट बाद अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और मैक्सिमम आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के भी आंसर सही दोगे। अगर कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर आपका कुछ अलग आ रहा है और बुक में उसका आंसर कुछ अलग आ रहा है, तो आप उसको मेरे से ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कई क्वेश्चंस को जो बुक वाला है वो कुछ अलग तरह से सोच के लिख दे, आप उसके बारे में कुछ अलग सोच रहे हो। मैंने बताया था कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के कई कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके 2 या 3 आंसर भी हो सकते हैं। दैट इज़ डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ व्यू। जो आप आंसर दे रहे हो, उसको आंसर दे रहा है, उसके एंगल ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है वो किस एंगल से उस क्वेश्चन को देख पा रहा है ना। मैंने बताया भी था 1-2 क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि कोई तो ऐसा सोच रहा होगा, कोई ऐसा सोच रहा होगा, तो ऐसे सोचने पे देखें तो ये सही है, ऐसे सोचने पे देखें तो ये सही है। ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग हो सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे घबराएं नहीं कि मेरा आंसर कुछ अलग आ रहा है और बुक में उसका बिल्कुल अपोजिट लिखा हो सकता है। तो वो मेरे से आप शेयर करोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि बुक वाला आंसर ये सोच के दे रहा है, आपका आंसर ये सोच के आ रहा है। और फिर मैं ये भी बताऊँगा कि अगर पेपर में वो कुछ भी ना पूछे तो इस तरह से ही आंसर देना है। अगर वो कंडीशन दे तो फिर हो सकता है कि आप वाला आंसर भी सही हो जाए या बुक वाला भी सही हो जाए। तो सभी बच्चे टॉपिक के बाद क्वेश्चंस को ज़रूर करें। जितना बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ना होता है इतना ही बाकी सब्जेक्ट में सभी में मिला के पढ़ना होता है, और इतना ही अकेले फिजिक्स में पढ़ना होता है। ये आप सभी को अच्छे से पता है कि पेपर बहुत अच्छे लेवल का, बहुत ज़बरदस्त पेपर बनाया जाता है। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो मार्क्स किसी के फिजिक्स में कम नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है फिजिक्स कभी भी धोखा नहीं देती। जितनी मेहनत करोगे उतने मार्क्स आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे। आप अगर केवल और केवल मेरे को फॉलो भी कर लोगे तो 95 की गारंटी मेरी होती है कि 95, अगर 100% किसी बच्चे ने मेरे को फॉलो किया तो 95 मार्क्स मैं उसको दिला सकता हूँ। और अगर उससे ज़्यादा लेने हैं तो जो काम मैं करवा रहा हूँ उसके एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब फिलहाल आप घर रह रहे हो और 3 घंटे फिजिक्स पढ़ के और फिजिक्स में 98, 99 और 100 मार्क्स लिए जा सके, इम्पॉसिबल है। अकेली फिजिक्स को कम से कम 4 घंटे का टाइम चाहिए डेली, कम से कम 4 घंटे का टाइम चाहिए डेली। अगर आपको स्कोर 97 और 8, 9 या 100 लेके जाना है तो भाई 3 घंटे पढ़ने से, तो 3 घंटे का टाइम टेबल तो मैं सभी को बताता ही हूँ। जो भी बच्चे मेरे को कह रहे हैं कि सर हमें इतने नंबर लेने हैं और आप बताइए, तो मैं जो बताता हूँ टाइम टेबल में मैं वही बताता हूँ कि मैं तो इतने दिला सकता हूँ, इससे ज़्यादा लेने हैं। तो आप क्वेश्चन इसी तरह से करिए, लेकिन टाइम को आप इंक्रीज़ कीजिए। जब टाइम आप बढ़ा दोगे तो अपने आप कुछ ना कुछ उस टाइम में एक्स्ट्रा करने की सोचोगे और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो मार्क्स भी आपके उससे ज़्यादा
आ जाएंगे, क्योंकि हम जो टाइम टेबल बनाते हैं उस टाइम टेबल में अगर मैं आपको सेट कर दूं कि 5 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, तो बच्चे क्या करते हैं कि अगर 10 घंटे पढ़ रहे तो 10 घंटे ही पढ़ेंगे, उसमें से 5 फिजिक्स को देख कर 5 में बाकी सारे पढ़ देंगे। ऐसे करने से बाकी सब्जेक्ट्स में नंबर कम हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे के बाकी सब्जेक्ट्स में नंबर कम हो। इसलिए मैं जो टाइम टेबल सेट करता हूँ वो इस हिसाब से सेट करता हूँ कि बैलेंस रह जाए। लेकिन अगर आपको बैलेंस एक्चुअल में रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार नहीं हर बार ऐसा ही होता है, मैथ का पेपर बहुत ईजी आता है, बहुत ईजी आता है। केमिस्ट्री का पेपर सीबीएसई में इतना इजी आता है कि आप देख के ही पेपर को खुश हो जाओगे कि एनसीईआरटी से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं है। एनसीईआरटी अगर किसी ने पढ़ ली तो मे भी 100 आउट ऑफ 100 उसके मार्क्स आ सकते हैं, यानी उससे बाहर एक वर्ड भी नहीं है। लेकिन फिजिक्स में कुछ भी नहीं कह सकते कि एनसीईआरटी में से सब कुछ आ जाएगा, या ये अपने पास एस एल अरोड़ा इसमें से सब कुछ आ जाएगा, या प्रदीप में से सब कुछ हो सकता है। तीनों को पढ़ लो, फिर भी 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएँ जो नए हों, आपके कॉन्सेप्चुअल हो, टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो इसलिए फिजिक्स में सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। यानी आप बुरा ना मानो तो मैं आपको बता देता हूँ कि केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 केवल रट्टाफिकेशन से भी आ सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में अगर रट्टा मार लिए तो गारंटी के साथ 90 से ऊपर मार्क्स आ ही नहीं सकते, क्योंकि 10 से 12 नंबर का पेपर ऐसा बनता है जो हर साल नए क्वेश्चन उसमें ऐड किए जाते हैं, और जो केवल और केवल वही बच्चे अटैम्प्ट करते हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे तरीके से समझ के टॉपिक को कीजिए। कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से डिस्कस कीजिए। वीडियो के किसी भी पार्ट में अगर आपको ये लगे कि ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है, थोड़ी कंफ्यूज कर रही है, तो आप उस बात को मेरे से डिस्कस किया करो। और मैंने आपको कंडीशन भी बता रखी, कई बच्चे मेरे पास मैसेज करके छोड़ देते हैं, तो एक दिन में 200-250 मैसेज आ जाते हैं। तो मैं कोशिश तो करता हूँ सभी का साथ साथ रिप्लाई करने का, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें मेरे को भी कंफर्म करना पड़ता है कि बच्चा ठीक कह रहा है, शायद इसका आंसर यही आ रहा है, बुक वाला कह रहा है कि ऐसा लिखा है तो बुक में भी गलत तो नहीं हो सकता। तो उनको मेरे को दोनों को आपस में एक बार बुक में पढ़ के, एक बार आपने जो दिया उस आंसर को आपस में कंपेयर करके वो फिर रिजल्ट निकालना पड़ता है कि एक्चुअल में तो आना तो ये चाहिए, और फिर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताना पड़ता है। तो उसमें टाइम लग जाता है। तो उन क्वेश्चंस को मैं कह देता हूँ कि आप 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद मेरे से दोबारा पता करना। तो बच्चे क्या करते हैं, 1 या 2 घंटे बाद उसको फिर, जैसे मेरे को तो बोलना होता ही है कि पक्का मैं तो भूल जाऊंगा कि इतने क्वेश्चंस के आंसर दे चुका, तो मैं तो सोचता हूँ कि शायद सभी के दे दिए मैंने। और रही बात सीन, अगर अनसीन मैसेज रह जाए तो दिख जाएगा ताकि हाँ इसका आंसर देना है, वो सीन भी हो चुका आपका क्वेश्चन और उसमें मैंने लिख भी दिया इतनी देर बाद। अब मैं क्या करता हूँ, उन जितने भी आपके मैसेज आए थे जिनके आंसर हो चुके उन सभी को मैं हटा के रख देता हूँ, यानी डिलीट कर देता हूँ। फिर बचता क्या है, कुछ नहीं मेरे पास। तो अब आपका काम है, मैंने अगर आपको टाइम दिया था तो आपको तो 50-60 या 100-200 टीचर टाइम नहीं दे रहे कि आप 1 घंटे बाद पूछने दो, आपको तो 1 या 2 ही टीचर दे रहे, तो आपको याद रहेगा ताकि मेरे को सर ने ये टाइम दिया था, इस टाइम पे दोबारा मैसेज करूं। अगर मैसेज उस टाइम पे सर सेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप कॉल करो तुरंत, अगर सर आपने इस टाइम पे क्वेश्चन बताने के लिए कहा था, भाई हो सकता है उस टाइम पे जो टाइम दिया था उस पर भी कोई काम हो जाए, या हो सकता है कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए ना दे पाए, तो आप कॉल करके याद ज़रूर दिलाएं कि ये क्वेश्चन का आंसर आप दो। ऐसा नहीं है एक बार पूछ के फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।